हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनवी क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टैली के अंदर किस तरह से हम पेरोल अकाउंटिंग करते हैं और किस तरह से हम अटेंडेंस मेंटेन कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो सैलरी कैलकुलेशन के ऊपर है। जिनको नहीं पता पेरोल अकाउंटिंग में एक बार बता दूं कि जब भी किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय जॉब करता है या कोई भी कंपनी जब किसी एम्प्लॉयज को जॉब पे रखती है तो उसको एक सैलरी डिफाइन करती है। जैसे उसे बेसिक सैलरी कितनी दी जाएगी, उसको टीए कितना दिया जाएगा, यानी कि उसको आने जाने के लिए पैसे कितने दिए जाएंगे, अगर कंपनी की तरफ से वो रुकने की व्यवस्था भी है तो उसको एचआरए कितना दिया जाएगा, इसी तरह से उसका पीएफ कितना कटेगा, टैक्सेस कितने कटेंगे। इस तरह से यहाँ पे कई सारे एडिशनल कॉस्ट जो हैं वो एम्प्लॉय के ऊपर खर्च की जाती है कंपनी की तरफ से और कुछ डिडक्ट भी की जाती है। इसकी पूरी कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन करने के लिए हम जो यूज करते हैं इसे हम बोलते हैं पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग आप टैली की मदद से भी कर सकते हैं। पेरोल अकाउंटिंग के अपने खुद के कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं जो ओनली फॉर सैलरी कैलकुलेशन यानी कि पेरोल के लिए ही बनाए गए। पेरोल अकाउंटिंग का अलग से कोर्स भी होता है, बट टैली ने फीचर्स ऑलरेडी इनबिल्ट दे रखा है। टैली के अंदर भी हम पेरोल अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से हम टैली के अंदर पेरोल अकाउंटिंग करेंगे और सैलरी कैलकुलेट करके लेके आएंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला है क्योंकि सैलरी कैलकुलेशन या पेरोल अकाउंटिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, बट मैं इतना ईजी वे में आपको समझाऊंगा तो आपको सब कुछ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। रटना कुछ भी नहीं है, समझते हुए आप जाना है। अपने हिसाब से आप उन डिटेल चीज़ों को कस्टमाइज भी कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा कंपनी क्रिएट। तो मैं सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी का नाम आप अपनी शॉप के हिसाब से जो भी आपका बिजनेस है आप वो देंगे। अभी मैं कुछ भी एग्जांपल्स में नाम दे दूंगा। जैसे हम पेरोल सीख रहे हैं तो मैं इसका नाम देता हूँ पेरोल। एग्जाम्पल नाम से कंपनी बना दी। आपकी कंपनी का नाम जो आप वो देंगे और ऑलरेडी आपकी कंपनी बनी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आप सीधा उसी में काम कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस फिल कर देंगे और नॉर्मल डिटेल्स आप जैसे भरते हैं आप उसको फिल करेंगे। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे Ctrl+A से और इसके बाद आप इसको भी सेव करेंगे Ctrl+A से। तो ये तो हमारा काम होगा कंपनी क्रिएशन। आपकी ऑलरेडी कंपनी क्रिएट है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको लाने हैं पेरोल के ऑप्शंस। वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे क्रिएट से, शो मोर, शो इनएक्टिव। तो आपके सामने जो इनएक्टिव ऑप्शन हैं वो ओपन हो जाएंगे पेरोल मास्टर के, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें बनाने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले यूनिट ऑफ वर्क बनाया जाता है, फिर बनाया जाता है यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, फिर कैटेगरी बनती है, फिर ग्रुप, फिर एम्प्लॉय और फिर हेड और वाचर है। यानी कि पहले बस ये दोनों बनेंगे, उसके बाद आपको क्रम से ही चलना है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक का बनाना है। ये सब क्या होते हैं और कैसे बनाना है वो अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाना है यूनिट वर्क। यूनिट वर्क का मतलब होता है, यूनिट मतलब होता है इकाई, वर्क मतलब होता है काम। किसी भी एम्प्लॉय को काम को किस में नापा जाएगा। तो जब भी कोई एम्प्लॉय को जॉब पे रखा जाता है या कहीं पर भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस काम को हमेशा जो नापा जाता है वो आवर्स में नापा जाता है, यानी घंटों में। जैसे कुछ ने 5 घंटे की जॉब है या 6 घंटे की जॉब है या 10 घंटे की जॉब है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग से घंटों के अकॉर्डिंग उसको सैलरी दी जाती है। तो एम्प्लॉय को काम नापने की जो सिंबल है वो HR है। यहाँ पर हम HR का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, अभी जरूरी नहीं है, और दशमलव 2 स्थानों तक हम कर सकते हैं। और यस, 2 स्थानों तक क्यों किया? जैसे 1 घंटे 40 मिनट तो 1.40, दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 2, इसलिए हमने 2 रखा। और जनरली इस तरह से 2 ही अंक आते हैं क्योंकि 60 सेकंड पे 1 मिनट हो जाता है, तो 600 सेकंड तो हो नहीं सकते, तो दशमलव के बाद 2 अंक ही होने वाले हैं। अब कोई एम्प्लॉय घंटों में काम कर सकता है तो कोई मिनटों में भी कर सकता है, तो हम मिनट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर आपके बिजनेस में फिक्स है कि HR में ही होगा तो आपको मिनट बनाने की जरूरत नहीं है, बट अभी हम सीख रहे हैं इसलिए मिनट भी हम बना रहे हैं। सेम दशमलव 2 स्थान तक होता है इसमें भी। और यस, इसके अलावा हम सिंपल से करेंगे इसको कंपाउंड। क्यों करेंगे? अगर कोई एम्प्लॉय घंटों मिनटों दोनों में करता है तब हम क्या करेंगे? तब हम दोनों यूनिट का यूज़ करेंगे, और दोनों यूनिट का यूज़ करने के लिए हमें कंपाउंड यूनिट बनानी होती है। जैसे कि हमने एम्प्लॉय बनाया राज, वो घंटों में काम करता है तो हमने राज को ले लिया HR में, ठीक है, आवर्स में, बट वो मिनटों में भी करता है तो हम यूनिट चेंज नहीं कर पाएंगे फिर से। इसलिए हम क्या करेंगे? कंपाउंड यूनिट बनाएंगे HR ऑफ 60 मिनट। 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ये यूनिट बनाने से ये फ़ायदा होगा कि हम जब राज क्रिएट करेंगे तो अंडर उसको HR ऑफ 60 मिनट यूनिट में रखेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? हम HR भी यूज़ कर सकते हैं और मिनट भी, यानी हमारे पास ऑप्शंस होंगे 2। इसलिए हमने कंपाउंड यूनिट बनाई। अगर आपके बिजनेस में HR में सारा काम हो रहा है, आवर्स में सारा काम हो रहा है, तो फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट ऑफ वर्क तो आपको समझ में आ गया होगा। एम्प्लॉय को किस में नापा जाता है उसके काम को, वो यूनिट्स हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। सेकंड बनेगा यहाँ पे अटेंडेंस के टाइप्स, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्या होता है? जैसे आपकी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय जो है, अगर आप उसे लीव देते हैं, जैसे हम सिक लीव बोलते हैं, अगर वो बीमार है तो हमने सिक लीव, अगर वो नहीं आए तो अब्सेंट, अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो ओवर टाइम, इसके अलावा वो अगर रोज़ आ रहा है तो प्रेजेंट, तो इस तरह से काउंट होता है। अब यहाँ पे हम 2 तरीके से अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं।
पहला तरीका ये है कि एम्प्लॉय जितने दिन आ रहा है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट करके बना लेंगे एक अटेंडेंस टाइप, और जितने दिन वो आ रहा है उसकी एंट्री आप वाउचर में एंट्री कर देंगे कितने दिन आया। जितने दिन आया उस हिसाब से सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पे बनाएंगे अब्सेंट का एक अटेंडेंस टाइप, और कितने दिन नहीं आया वो आप अटेंडेंस में बता देंगे, तो कितने दिन आया वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब महीने में होते हैं 30 डेज, आपने बता दिया 25 दिन आया तो 25 दिन के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, अगर आपने यहाँ पे प्रेजेंट का बनाया हुआ है तो। और अगर आपने यहाँ पे बोल दिया कि 6 दिन नहीं आया तो इसका मतलब वो 24 दिन आया, है ना। तो आप दोनों तरीक़ों से मेंटेन कर पाएंगे। अभी मैं जो मेंटेन कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट के हिसाब से कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट का पे अटेंडेंस टाइप बना रहा हूँ। प्रेजेंट को अंडर किससे रखना है, तो प्रेजेंट अटेंडेंस का टाइप है इसलिए इसको अटेंडेंस के अंदर रखना है। अटेंडेंस और स्लैश करके लिखा हुआ है लीव विथ पे। लीव विथ पे स्लैश करके इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो टाइप है ये सिक लीव का भी टाइप है ना। अगर कोई बीमार होता है तो उसको अब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा, उसकी अटेंडेंस मानी जाएगी। तो सिक लीव भी अटेंडेंस लीव विथ पे होता है, और प्रेजेंट ये हमने जो बनाया है वो भी अटेंडेंस लीव विथ पे होगा। इसका मतलब प्रेजेंट कितनी दिन है वो हम इसमें एंटर करेंगे। एक हो चुका है। इस तरह से मैंने एक बना दिया अब्सेंट का, अगर हम बनाना चाहे तो, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, हमने प्रेजेंट का बना दिया, बस हम प्रेजेंट बता देंगे इतने दिन प्रेजेंट रहा, बात खत्म। और हम चाहें तो सिक लीव का बना सकते हैं, सिक लीव भी अटेंडेंस लीव विथ पे जाएगा और ये भी उसकी सैलरी में काउंट होगा। उसके अलावा ओवर टाइम का हम बना सकते हैं, और ओवर टाइम जो जाएगा वो ऑन प्रोडक्शन में जाएगा क्योंकि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। अब कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम घंटों में भी कर सकता है और मिनटों में भी। अगर फिक्स है कि मिनटों में हमारे यहाँ कोई ओवर टाइम नहीं होता तो हम HR यूज़ कर लेंगे, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं, इसलिए हमने HR ऑफ 60 मिनट का कंपाउंड मिनट बनाई थी, ताकि जब हम ओवर टाइम की एंट्री करें तो हम HR और मिनट दोनों यूज़ कर सकें। इसको भी हमने यस कर दिया, बस हो गया। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। यूनिट ऑफ वर्क्स बनाने हैं आपको, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाने हैं। अब बात करेंगे हम एम्प्लॉय कैटेगरी की। आपके पास एम्प्लॉय बहुत सारे हैं, मतलब आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो आप उसको कैटेगरी वाइज मेंटेन कर पाएंगे, या आपके पास एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हैं तो उनको कैटेगरी वाइज मेंटेन करने से ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को अलग तरह से देख पाएंगे और दूसरी तरह के एम्प्लॉयज़ को अलग तरह से। फॉर एग्जांपल कैटेगरी में आप क्रिएट कर सकते हैं जैसे डे शिफ्ट एम्प्लॉय, नाइट शिफ्ट एम्प्लॉय, ठीक। या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं फ्लोर 1 एम्प्लॉय, फ्लोर 2 एम्प्लॉय, या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं एरिया वाइज, आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हिसाब से, अगर बिजनेस थोड़ा फैला हुआ बड़ा है तो कुल मिलाकर कैटेगरी तब बनानी है आपको जब एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हो, और जब लिमिटेड एम्प्लॉय हो तो आपको फिर एक ही कैटेगरी बनानी है एम्प्लॉय की। अभी मैं एक ही कैटेगरी बना रहा हूँ एम्प्लॉय की, बाकी कैटेगरी अगर मान लो 2-3 हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर बना देंगे हम डे शिफ्ट एम्प्लॉय, तो डे शिफ्ट एम्प्लॉय जैसे हम बनाएंगे, फिर जब हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो वो किस शिफ्ट का एम्प्लॉय है, डे शिफ्ट का है नाइट शिफ्ट का, वो हम चूज़ कर लेंगे उस टाइम पे। बट अभी हम कैटेगरी को एक ही बना रहे हैं तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एम्प्लॉय, और इसको कर देंगे हम यस। अगर इसको यस नहीं करेंगे तो पेमेंट करते समय थोड़ी दिक्कत आ सकते हैं, इसलिए इसको यस करना है। क्या दिक्कत आएंगे हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे एक बार। पेमेंट में ये शो नहीं करता है, इसलिए हमें इसे मेंटेन करना है और यस करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम बनाने ग्रुप्स। एम्प्लॉय ग्रुप क्या होते हैं, तो एम्प्लॉय ग्रुप ये होते हैं, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय कैटेगरी है डे शिफ्ट एम्प्लॉय या नाइट शिफ्ट एम्प्लॉय, तो नाइट शिफ्ट एम्प्लॉय में सारे एम्प्लॉय एक साथ थोड़ी ना काम कर रहे होंगे, सबके अलग अलग ग्रुप बने होंगे, और इन ग्रुप्स को हम समझते हैं डिपार्टमेंट से। मीन्स एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होगा नाइट शिफ्ट में, एक इधर रिसेप्शन पे डिपार्टमेंट्स होगा, एक मैनेजिंग डिपार्टमेंट होगा। इस तरह से मान लो कहीं कॉलेज की बात हो रही है तो वहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे फीस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वहाँ भी होंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट्स होंगे, है ना। इस तरह से जो भी डिपार्टमेंट्स जिस भी ऑफिस में होते हैं उस तरह के डिपार्टमेंट हम यहाँ पे बना सकते हैं। अभी हम कुछ 2-3 डिपार्टमेंट बना लेते हैं, बट वो डिपार्टमेंट की कैटेगरी आप जरूर चूज़ करें कि वो डे शिफ्ट के डिपार्टमेंट है या नाइट शिफ्ट के। अभी तो हमने एक ही कैटेगरी बनाई है एम्प्लॉय, तो हम यहाँ एम्प्लॉय चूज़ करेंगे और यहाँ पे डिसाइड करेंगे डिपार्टमेंट नेम। तो मैंने बना दिया यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट डिपार्टमेंट, बस और कुछ नहीं करना है, इसे ही नो ही रखना है। इसे यस हम अभी आगे करने वाले हैं। डिफाइन सैलरी हम एम्प्लॉय की करेंगे, ग्रुप की नहीं, यस। इसके बाद हम अगला डिपार्टमेंट बना देते हैं, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स, तो इस तरह से सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट आप सारे बनाएंगे। फिर आप एक बार बाहर आएंगे, अब आपको क्या क्रिएट करना है, एम्प्लॉय, यानी कि अब आप बारी आती है जो काम करने वाले लोग हैं आपकी कंपनी में उनके नाम पे आप क्रिएट करें उनके एम्प्लॉय। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहला काम है आपको कैटेगरी जरूर चूज़ करनी है कि वो डे शिफ्ट का एम्प्लॉय है नाइट शिफ्ट का। मैंने बनाया अभी एम्प्लॉय, तो हम एम्प्लॉय चूज़ करेंगे। अब एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो मैंने दे दिया मिस्टर राम,
मिस्टर राम इसका नाम है। अंडर किसके रखेंगे, तो अंडर मतलब होता है इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो स्पेस दबाएंगे तो आपने डिपार्टमेंट बनाए थे वो यहाँ आ जाएंगे। अब इन केस आपने डिपार्टमेंट बनाए तो वो यहाँ नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है वो नहीं सिलेक्ट की है, या इनको बनाते समय कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की है। तो आप एक बार ध्यान दें कि इनकी कैटेगरी भी एम्प्लॉय थी और यहाँ पे भी कैटेगरी एम्प्लॉय लेना है, तभी ये शो होंगे यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे चूज़ करते हैं सेल डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट, एंटर। तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट जॉब करता है। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1 अप्रैल 2021, ओके। इसका तो यहाँ पे डिफाइन सैलरी इधर डिफाइन नहीं करेंगे, हम आगे अभी डिफाइन करने वाले हैं सभी एम्प्लॉय की एक साथ। एम्प्लॉय नंबर, अब ये बिल्कुल जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको नॉर्मल एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, तो मैंने एक एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब होता है पद, जैसे कि मैनेजर है तो मैनेजिंग करना, अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग करना, तो जो भी है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैंने डाल दिया अकाउंटेंट है और इसका काम है अकाउंटिंग करना, वो हम डाल देंगे। लोकेशन कहाँ पे करता है, तो लोकेशन जैसे लोकेशन सिटी वाइज हो सकती है, लोकेशन फ्लोर वाइज हो सकती है, या लोकेशन रूम वाइज हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप कितना मेंटेन कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर ही मैनेज कर रहे हैं या आप पूरी सिटी में मैनेज कर रहे हैं या पूरे स्टेट पे। तो अभी मैंने मान लिया कि ये लोकेशन वाइज सिटी हम कर रहे हैं, तो गुना का ये डिपार्टमेंट है। और उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, अगर आप एजुकेशन वर्जन्स में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे 25 वगैरह नहीं डाल सकते, आपको एक ही तारीख डालनी होगी। मंथ आप कोई सा भी ले सकते हैं और सन भी आप कोई सा ले सकते हैं, पर तारीख आपको एक ही रखनी पड़ेगी अगर एजुकेशन वर्जन है तो। इसके अलावा यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप चूज़ करेंगे, फिर फादर्स या मदर्स या मदर्स नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे जो भी होगा। यहाँ पे आप स्पाउस नेम मतलब उसके हस्बैंड वाइफ नेम अगर है तो वो एंटर कर देंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। अभी है तो हम एंटर कर देते हैं, कोई भी हमने मान लिया, मान लो ओके। इसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देंगे, उसका जो भी एड्रेस है वो, फिर उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, इस तरह से पैन नंबर, उसका पैन कार्ड नंबर जो होगा वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके जो पीएफ अकाउंट बना हुआ तो उसका नंबर क्या है, तो इस तरह की डिटेल जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमें सिर्फ फिल करनी है। इसके अलावा इसमें कुछ भी वैसा समझने वाला टॉपिक नहीं है। इसको मैं कर दूंगा सेव, कंट्रोल ए से। एक एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है, फिर से हम अगला एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। तो पहले ऊपर से कैटेगरी लेनी है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम देना है मिस्टर राज, जो भी नाम होगा राज, और फिर उसकी डिटेल्स भर के इसको भी सेव कर देंगे। अभी मैंने एक ही एम्प्लॉय बनाया, आप जितने एम्प्लॉय हैं वो सब बना लें, 5, 10, 15 एम्प्लॉय जितने भी हैं वो सब, ठीक है। इतना तो हो गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या हुआ। यूनिट ऑफ वर्क में हमने बनाया एचआर, मिनट, कंपाउंड यूनिट बनाई हमने। इसके बाद हमने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में बनाया अटेंडेंस टाइप, जैसे सिक लीव, ओवर टाइम और प्रेजेंट का। फिर हमने बनाया एम्प्लॉय कैटेगरी, जैसे डे शिफ्ट एम्प्लॉय, नाइट शिफ्ट एम्प्लॉय, मैंने बनाया ओनली एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ग्रुप में आप बनाएंगे डिपार्टमेंट जो अंडर कैटेगरी रहेंगे। किस लिए तो हम क्रम से बना रहे हैं, पहले ये बना रहे हैं तब ये बनेगा, क्योंकि अगर आप पहले ये नहीं बनाएंगे तो ग्रुप कैसे बन जाएगा। और जब आप एम्प्लॉय नहीं बनाएंगे ग्रुप, तो फिर आप यूनिट वर्क कैसे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ओवर टाइम, अटेंडेंस प्रोडक्ट टाइम में यूज़ किया था, इसलिए तो इनका सीक्वेंस नहीं बदलेगा, उसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। और एम्प्लॉय तभी बनेगा जब ग्रुप और कैटेगरी होंगे। एम्प्लॉय हमने बना लिया, राम, सुरेश, महेश जो भी थे। अब बनाएंगे हम क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पे हेड। और पे हेड में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बट ये बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले हमें समझना पे हेड है क्या। तो जब कोई कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉय को पे करती है, तो पे करने में सबसे पहले बेसिक सैलरी जो होती है वो पे करती है। इसके अलावा कई बार कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एडिशनल भी बहुत सारी चीज़ें देती है। तो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या क्या दे रही है वो सब हमें पे हेड में काउंट करते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है तो उसे सैलरी दे रहा है, प्लस उसको आने के लिए भी पैसे दे रहे हैं, प्लस उसको खाने पीने के लिए भी पैसे दे रहा है, प्लस उसको रहने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, उसके टैक्सेस काटे जा रहे हैं या उसको पीएफ काटा जा रहा है। उसको जो भी एडिशनल हो रहा है उसकी सैलरी के अलावा वो सब पे हेड में काउंट होते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पे हेड तो बहुत सारे हों, बट सारे एम्प्लॉय को वो पे हेड नहीं मिलते, कुछ एम्प्लॉय को कुछ मिलते हैं और कुछ एम्प्लॉय को कुछ, तो हम वो डिफाइन करेंगे आगे। अभी तो ओनली हमें पे हेड क्रिएट करने कि कंपनी के अंदर कौन कौन सा पे हेड होते हैं, फिर हम ये बताएंगे कि किस एम्प्लॉय को कितने पे हेड मिलते हैं। तो पे हेड पे जाना है हमें, और यहाँ पे सबसे पहला पे हेड तो बनना लाजमी है बेसिक। बेसिक मतलब होता है इसकी सैलरी, इसे हम सैलरी में काउंट कर सकते हैं। तो बेसिक जो होता है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। बाकी के क्या है अभी धीरे धीरे समझते चलते हैं। इसके अलावा ये इनकम टाइप जो होता है फिक्स्ड होता है, कंपनी के लिए खर्चा है इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं। फिक्स्ड यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स और वेरिएबल। वेरिएबल होता है बदलती रहे, और फिक्स जो होता है फिक्स रहे। तो बेसिक सैलरी फिक्स होती है, बदलता क्या है, जैसे मान लो उसे ओवर टाइम मिल रहा है तो वो बदल सकता है,
या उसका और भी कुछ ऐसा पे ऐड हो जो बदलता हो तो उसे हम वेरिएबल रख सकते हैं। बाकी अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय डिफ़ॉल्ट ये सब कुछ ओके है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप चूज़ करना है कि बेसिक का कैलकुलेशन टाइप क्या होगा। अब अगर हम टैली के हिसाब से देखें तो इसका जो कैलकुलेशन टाइप है वो है ऑन अटेंडेंस। बट अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसे यूज़र डिफाइन वैल्यू भी कर सकते हैं। बट हमें ऑटोमेटिक बनाना है सब कुछ और स्टेप्स को फास्ट रखना है, इसलिए हम ऑन अटेंडेंस करेंगे। अगर आप यूज़र डिफाइन करेंगे तो आपकी एक स्टेप और बढ़ जाएगी आगे चल के, तो वो आपको नहीं बढ़ानी, इसलिए आपको ऑन अटेंडेंस रखना है। और कौन सी अटेंडेंस को आप क्या मान रहे हैं, यहाँ पे लीव विद पे मान रहे हैं तो हम मानेंगे प्रेजेंट को। ओके, और यहाँ पे आपको चूज़ करना है मंथ। अब अगर यहाँ पे हमने प्रेजेंट नहीं बनाया होता तो हम सिक लीव यूज़ करते, फिर आप मेंटेन करते अब्सेंट्स को, है ना। लेकिन मैं मेंटेन करने वाला हूँ प्रेजेंट को, इसलिए मैंने अटेंडेंस का टाइप प्रेजेंट बनाया। और जो बेसिक सैलरी है वो हम मंथ में देते हैं तो हम यहाँ पे मंथ चूज़ करेंगे। अगर आप वीक्स में देते हैं, डेज में देते हैं, आप वो चूज़ करेंगे, मंथ हम चूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कैलकुलेशन टाइप, यानी कि हम मंथ में तो सैलरी दे रहे हैं बट कैलेंडर मंथ देंगे या यूज़र डिफाइन देंगे। इसका मतलब हुआ अगर किसी एम्प्लॉय ने 7 तारीख को ज्वाइन किया है तो उसको हर 7 तारीख को सैलरी मिलेगी, एज कैलेंडर पीरियड इसे बोला जाता है। और अगर हमने यूज़ किया यूज़र डिफाइन, इसका मतलब यूज़र डिफाइन हमने सेट किए 30 डेज, तो 30 दिन जैसे ही होंगे उसको सैलरी मिलेगी। अब वो चाहे 6 तारीख को, चाहे 5 तारीख को, चाहे 8 तारीख को। तो अभी मैंने यूज़र डिफाइन माना और यहाँ पे पूछा है कितने मंथ का हम डेज मान रहे हैं, तो कितने डेज़ का मंथ मान रहे हैं, तो हम मान रहे हैं 30 डेज़ का मंथ। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे कैलेंडर पीरियड भी ले सकते हैं, फिर आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। इसको आप सेव करेंगे तो एक पे हेड तैयार है बेसिक का। अगला पे हेड बनाएंगे हम। बेसिक के अलावा जो अगला बनेगा वो है ट्रेवलिंग अलाउंस टीए। ट्रेवलिंग अलाउंस टीए, एंटर। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ में काउंट होता है, इसलिए इसको भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रखना है। फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है ये। इसके अलावा यहाँ पे आप कैलकुलेशन टाइप में टीए को हम अंडर रख सकते हैं कंप्यूटेड वैल्यू के, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू के और फ्लैट रेट के, यानी कि इन तीन में से किसी भी एक के अंडर रख सकते हैं। इन दोनों के अंडर तो कभी नहीं जाएगा, इन तीन के अंडर जाएगा। अब हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह से रखना है, या उस कंपनी के ऊपर है वो किस तरह से एम्प्लॉय को टीए देती है। तो अब अगर हम एक एक करके समझेंगे तो अभी मैं और भी पेड बनाऊंगा तो उसमें भी यही ऑप्शंस होते हैं कि हम तीन में से किसी एक में रख सकते हैं, इसलिए हम एक एक करके तीनों को रख के कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने इसको रखा फ्लैट रेट। तो फ्लैट रेट का मतलब होता है कि हम निश्चित दर से हर महीने एक निश्चित दर से उसे पे करेंगे, या फिर हर दिन एक निश्चित दर से पे करेंगे, उसे हम फ्लैट रेट बोलते हैं। जैसे एम्प्लॉय को पर डे हम 50 रुपये देंगे टीए ट्रेवलिंग अलाउंस के आने जाने के लिए, तो आप डेज में देंगे या फिर महीने के हिसाब से देंगे, वो हमें डिसाइड करना है। तो मैंने अभी इसको डेज सेलेक्ट किया और ओके से, तो ये एक और पे हेड बन गया। अगला पेड बनाएंगे हम HRA, होम रेंट अलाउंस। उसके रहने के लिए जो खर्चा होगा, किराया वगैरह, वो कंपनी देगी। ये भी उसके लिए अर्निंग है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। फिक्स्ड है, कंपनी के लिए खर्चा है। फिर से इन तीन में से कुछ भी एक हो सकता है। क्योंकि हम समझ रहे हैं इसलिए हम समझने के लिए इसे मान रहे हैं यूजर डिफाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिफाइन करेंगे हर महीने कितना देना है, ठीक है। जबकि फ्लैट रेट में हमने अभी टीए को रखा था, वो फिक्स हो गया कि हर दिन 50 रुपये देंगे। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हर सैलरी में डिफाइन करेंगे कितने उसे हम देंगे। कब डिफाइन करेंगे, जब हम सैलरी उसको डिक्लेयर करेंगे, यानी जब सैलरी हम उसको देंगे, डिफाइन करनी होगी तब। ओके, हो गया। अगला बनाएंगे हम यहाँ पे डीए, डेनेस अलाउंस। तो खाने पीने के लिए जो खर्चा करते हैं वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, कंपनी के लिए खर्चा है। अब यहाँ पे फिर से सेम है, या तो हम निश्चित दर पे पर डे उसे पैसे दे सकते हैं, पर मंथ। ये डिफाइन में हम डिफाइन करेंगे खुद, बट अभी हम इसको रखना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, यानी कि कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताएगा, कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताएगा कि कितना डीए देना है। अब सोचने वाली बात है कि कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करेगा। तो कंप्यूटर को कैलकुलेट कब करेगा, जब हम कोई स्पेसिफिक फार्मूला बताएंगे। तो हम उसे एक फार्मूला बताएंगे कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है तो इतना डीए कटेगा। अगर एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है तो इतने % डीए कटे, यानी उसको इतना डीए मिले। कटे से मतलब मेरा है कि मिले। अगर उसकी सैलरी मान लो 5,000 है तो इतना मिले, तो यानी उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग उसको डीए मिले। ऐसा हम एक सेट भी कर सकते हैं फार्मूला। कैसे करते हैं, तो एज कंप्यूटर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। ऑन करंट अर्निंग टोटल पे ही हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हाँ। इसके बाद यहाँ पे कब से एप्लीकेबल हो, तो 1 अप्रैल से। अमाउंट अप टू, अब आपको सेट करना है। तो अब ये बिल्कुल मैं समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी आपके बिजनेस में जिस तरह से चलता हो आप वो डिसाइड करें। अब मैंने ऐसा माना कि किसी एम्प्लॉय को सैलरी अगर 5,000 मिलती है तो उसे हम कोई भी डीए नहीं देते, तो 0%।
अब किसी एम्प्लॉय को सैलरी अगर 5,000 से कम है तो DA नहीं मिलेगा। और फिर हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 5,000 से ऊपर अगर है तो कितनी है, जितनी भी होगी 5,000 से अगर ऊपर है तो उसे 5% DA मिलेगा या 10% DA मिलेगा, वो हम बता सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये एक लॉजिक समझाने के लिए बताया कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 15,000 भी हो सकता है, ये शायद कुछ भी ना हो, डायरेक्टली उसे मिलेगा DA कितनी भी सैलरी हो, तो वो आप अपने हिसाब से उसको जमाएंगे। अभी हमने सेट कर दी कि 5,000 से कम सैलरी है तो नहीं मिलेगा, 5,000 से ऊपर है तो 5% DA मिलेगा सैलरी का। जैसे सैलरी अगर मान लो 5,000 है तो 5,000 का 5% जो भी अमाउंट आएगा वो प्लस हो जाएगा उसकी सैलरी के साथ। और यस, DA बन चुका है, HRA बन चुका है, TA बन चुका है, बेसिक बन चुका है। अगला बनाएंगे हम यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, PF। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को जब सैलरी देती है तो PF अकाउंट खोलना ज़रूरी है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, ताकि कुछ पैसा उसकी सेविंग के हिसाब से जमा हो जाए और रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर जॉब छोड़ने के टाइम पे वो PF उसे मिले हर महीने, ताकि उसका खर्चा चल सके। तो PF जो होता है वो अर्निंग नहीं है, मतलब कंपनी अलग से PF नहीं देती, आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट निकाल के PF के अकाउंट में जमा कर देती है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय से सैलरी से कटता है, इसे डिडक्शन में से रखना है। और ये कंपनी के लिए खर्चा नहीं है, क्यों, कंपनी अलग से नहीं दे रही है, जो बेसिक सैलरी आपको दे रही थी उसी में से बस वो कुछ हिस्सा आपके PF अकाउंट में जमा कर रही है। ये कंपनी की जिम्मेदारी है, करंट लायबिलिटी। इसके अलावा ये यूजर डिफाइन नहीं हो सकता, ये कंप्यूटेड वैल्यू ही होता है, क्योंकि कितना निकालना है ये सब पहले रूल्स में सेट है। तो यहाँ पे हम बताएंगे। अब यहाँ पे भी सेम है, कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं, किसी किसी जगह 8,000 रुपये, किसी किसी 12,000, 6,000, इस तरह से चलता है। तो अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी अगर 3,000 है या 6,000 मान लेते हैं, 6,000 से कम है तो कोई PF नहीं कटेगा, बट 6,000 से अगर ऊपर है तो 12% उसका PF कटेगा, यानी उसकी टोटल सैलरी जो भी होगी अर्निंग टोटल में से 12% कट जाएगा, यानी उसको 12% सैलरी कम मिलेगी और वो कट के कहाँ जमा हो जाएगी, PF के अकाउंट में। तो ये बन गया PF का। इसी तरह से हम बनाएंगे प्रोफेशनल टैक्सेस। प्रोफेशनल टैक्सेस जो है वो अर्निंग नहीं है, ये भी डिडक्शन है, बट ये टैक्स का डिडक्शन है, इसलिए इसको रखना है एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन में। इसके अलावा यहाँ पे टाइप ऑफ अगर पूछा जाएगा तो ये कंपनी की जिम्मेदारी तो है, बट उससे पहले ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाय नेचर करंट लायबिलिटीज़ ही होते हैं, इसलिए हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखना है। देखिए करंट लायबिलिटीज ऑटोमेटिक आ गया ये, क्योंकि ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत ही आते हैं, बट ये टैक्सेस है इसलिए हमें टैक्सेस के अंदर ही रखना है। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन टाइप के ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि टैक्सेस हम डिफाइन नहीं कर सकते, पहले से वो डिफाइन है, बस हमें तो यहाँ पे उसका मेथड बताना है जो डिफाइन है। इसलिए सीधा यहाँ आना है इस तरफ, और यहाँ पे हमें टाइप करना है कि किसी की सैलरी अगर 5,000 है, अब वो जो भी रूल्स हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर 5,000 से ऊपर अगर सैलरी है तो उसको कितना टैक्स देना वो हम यहाँ पे बता देंगे, 10%, यानी उसकी सैलरी जितनी भी होगी उसका 10% टैक्स के रूप में जमा हो जाएगा। ये कटने वाले हैं, इसलिए एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन। इसी तरह से हम अगला बना देंगे यहाँ पे ग्रेजुटी। ग्रेजुटी अंडर जाएगा ग्रेजुटी के। ग्रेजुटी नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में 5 साल तक जॉब करता है तो 5 साल बाद उसे अलग से कुछ पैसा मिलना शुरू हो जाता है। किस हिसाब में पैसा मिलता है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही 10,000 रुपये, तो हर महीने उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। अब उसे 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसे अब अगले 15 दिन की सैलरी अलग से मिलेगी हर साल, यानी कि आधे महीने की सैलरी 15,000 10,000 मतलब 5,000 रुपये हर साल उससे अलग से दिए जाएंगे ग्रेजुटी की फॉर्म में। तो कितनी क्या कैलकुलेशन है, 15 डेज़ का हमारे यहाँ, या जितना भी वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। तो कैसे सेट करते हैं, ग्रेजुटी में जाना है, मंथ में डेज हम 30 मांग रहे हैं, यहाँ पे हमें टाइप करना है नंबर ऑफ मंथ, मतलब कब से ग्रेजुटी एलिजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने बताया 5 साल, 5 साल का मतलब होता है 60 महीने, तो 60 महीने तक तो कुछ नहीं मिलेगा, बट जैसे ही 61वां महीना होगा तो हर 15 दिन की सैलरी, मतलब साल के अंत में 15 दिन की सैलरी उसे मिल जाएगी, एक्स्ट्रा 15 दिन की सैलरी उसे दी जाएगी, जिसे हम ग्रेजुटी बोलते हैं, और इसे कर देंगे हम सेव। बाकी जो भी चेंजेस हो आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी हमने माना है 5 साल और 15 दिन की सैलरी उसे मिलेगी। 5 साल बाद कोई एम्प्लॉय अगर जॉब करता है 5 साल तक, तो 6वें साल में यानी कि उसे हर साल 15 दिन की सैलरी ज़्यादा मिलेगी। 365 दिन की जगह उसे 15 दिन और प्लस कर दो तो 370 और 380 दिन की सैलरी उसे दी जाएगी, और ये कंपनी की जिम्मेदारी है, इसलिए करंट लायबिलिटीज़ में जाएगा, सेव हो गया। तो इस तरह से मैंने पेड बना दिए। और भी बहुत तरह के पेड्स होते हैं, आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं, बट इतना काफ़ी है, और बाकी आप जहाँ जॉब करेंगे आपको ऑटोमेटिक इतना समझ में आ जाए, क्योंकि जब आप इतने पेड बना सकते हैं तो बाकी तो आराम से बन ही जाएंगे। अब एक और पेड रह गया, वो और बना लेते हैं, ओवर टाइम।
ओवर टाइम जो होता है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, कंपनी के लिए खर्चा है, और ये जाता है ऑन प्रोडक्शन में। तो मैंने सारी समझा दिए टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन किस में कौन सा जाएगा, और ओवर टाइम में रखेंगे और सेव। अब बारी आती है सैलरी डिफाइन करने की, बट वो ऑप्शन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। तो वो ऑप्शन दिखाई देगा आपको अल्टर पे, शो मोर, शो इनएक्टिव और डिफाइन सैलरी। तो ये रहा डिफाइन सैलरी जो पे हेड के बाद आता है। यहाँ पे हम किसकी सैलरी डिफाइन कर रहे हैं। अब हम चाहें तो डिपार्टमेंट के हिसाब से भी सैलरी डिफाइन कर सकते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय की सारों की सैलरी सेम हो जाएगी। बट अभी तो मैं एम्प्लॉयज़ वाइज ही डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं मिस्टर राम की सैलरी डिफाइन करूँगा, कब से 1 अप्रैल से लागू होगी, उसको बेसिक सैलरी कितनी मिलती है वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो हमने माना उसको बेसिक सैलरी मिलती है 12,000 रुपये, उसको डीए नहीं मिलता तो आप डीए नहीं लेंगे, उसको पे हेड में वो सिलेक्ट करें जो उसे मिलता है, और जो नहीं मिलता उसे आप छोड़ दें। बट अभी हम सीख रहे हैं इसलिए मैं सारे मान रहा हूँ, बाकी कंपनी के हिसाब से आप उससे जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो चूज़ करें। तो डीए मिलता है उसे, हमसे नहीं पूछा कितना मिलता है क्योंकि हमने इसको रखा था कंप्यूटेड वैल्यू पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेड वैल्यू, इसका मतलब उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेशन टाइप कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा अपने आप। उसी तरह से ग्रेजुएटी ये भी ऑटोमेटिक होगा। HRA ये भी यूज़र डिफाइन है, तो हम डिफाइन करेंगे। ओवर टाइम, अब ओवर टाइम में हमें क्या बताना है यहाँ पे कि हमने बताया था वहाँ पे पर डे देंगे, कितने रुपए देंगे वो बताना है। तो मैंने मान लिया 50 रुपीज़ देंगे हम पर डे, पर आवर्स सॉरी, घंटे के हिसाब से अगर वो ओवर टाइम करता है तो। बाकी 100 रुपीज़ भी कर सकते हैं। PF ऑटोमेटिक कटेगा, प्रोफेशनल टैक्सेस ऑटोमेटिक करेगा और टीए ऑटोमेटिक कटेगा। और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 150। ट्रेवलिंग अलाउंस हम देंगे उसे पर डे, और एंड ऑफ लिस्ट हो गया, और इसको कर लेंगे सेव। आप इसमें से अभी एक HRA जो हटा दें क्योंकि मैंने इसे यूजर डिफाइन बनाया था, एक स्टेप आपकी फालतू में बढ़ जाएगी, समझने में दिक्कत आएगी। या फिर आप अभी HRA को यूजर डिफाइन ना करके आप इसमें भी एक निश्चित फ्लैट रेट पर कर लें। मैं आपको एक बार इसका HRA का यूजर डिफाइन कैसे एंट्री करते हैं वो अलग से हम समझ लेंगे। इससे हमने दे दिया 1500 रुपये, ओके। अब ओके है, अब इसको हम सेव कर लेंगे। तो मैंने डिफाइन कर दी सैलरी। अब बारी आती है पेरोल वाउचर टाइप्स की। तो पेरोल वाउचर टाइप्स में मतलब जो पेरोल के वाउचर्स हैं उनकी क्लास बनानी है हमें। कैसे बनाएंगे, पेरोल वाउचर टाइप्स पे जाओ, पेरोल की क्लास बनानी तो पेरोल पे जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये सब ओके ही है, बट हमें यहाँ पे क्लास बनानी है। क्लास का नाम रखना है हम स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ यूज़ करना है हमें सैलरी पेबल का अकाउंट, मतलब एक लेजर क्रिएट करना है। अभी क्रिएट नहीं तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। लेजर का नाम रखेंगे हम सैलरी पेबल। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी सैलरी इकट्ठी होगी वो सब सैलरी पेबल में आएगी। चूँकि पेबल है, ये पेबल का मतलब होता है कि देना है, और जब हमें देना है तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है, इसलिए इसको रखेंगे करंट लायबिलिटीज़ में। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि सैलरी अंडर जाती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वो सही है जब सैलरी हम दे रहे होते हैं। बट अभी हम दे नहीं रहे हैं, हमें सैलरी देना है, यानी सैलरी सारी यहाँ इकट्ठी होने वाली है, तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी बनेगी, इसलिए इसे करंट लायबिलिटीज़ में रखना है। और यहाँ पे यूज़ फॉर पेरोल को यस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको यस नहीं करेंगे तो ये लेजर क्लास में आएगा ही नहीं, आपकी एंट्री हो ही नहीं पाएगी। और दूसरी बात का ध्यान रखें, अगर आपको यूज़ फॉर पेरोल ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है तो आपको F12 दबाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ये वाला, यूज़ लेजर एज अ पे हेड इन पेरोल, इसे यस करके रखें। सेव, ये भी मैंने यस कर दिया सेव। तो देखेंगे यहाँ पे सैलरी पेबल का लेजर आ चुका है। तो ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने यूज़ फॉर पेरोल को यस नहीं किया है। तो मेरे वाउचर टाइप से बन गया। तो कुल मिलाकर मेरी सारी इन्फो कंप्लीट हो चुकी है, बस अब कुछ भी नहीं करना है, अटेंडेंस लगानी है और पेरोल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। वाउचर में जाएंगे F10 और यहाँ पे चूज़ करेंगे अटेंडेंस वाउचर, एंटर। किसकी अटेंडेंस लगानी है, तो मिस्टर राम की। ओवर टाइम इसने कितने किया, हमने मान लिया 5 घंटे। इसके अलावा मिस्टर राम ने प्रेजेंट कितने दिन रहा वो हम बता देंगे, मान लिया 25 डेज़। और मिस्टर राम सिक लीव कितनी ली वो हम बता देंगे। ठीक, अब हमने कैलकुलेशन कर ली, सिक लीव इसने नहीं ली तो हम 0 कर देते हैं, ओके। एंड ऑफ लिस्ट, और ये हो गया सेव। ये मैंने अटेंडेंस बता दी, कितने दिन आया, ओवर टाइम कितने घंटे किया, और सेव। अब निकालेंगे इसका पेरोल, तो फिर से F10 दबाएंगे। F10 दबाने के बाद यहाँ पे चूज़ करेंगे पेरोल, कंट्रोल F4 इसका शॉर्टकट है। और यहाँ पे वो क्लास जो हमने बनाई थी वाउचर टाइप्स में वो यूज़ करेंगे। चूज़ करने से सैलरी पेबल का खाता ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, सीधा पेरोल ऑटो फिल करना है कंट्रोल F से, यानी कि अपने आप ही पेरोल ऑटो फिल होगा। अब यहाँ पे चूज़ करेंगे
कि आपको सैलरी डिफाइन करनी है तो आप सैलरी चूज़ करेंगे। जो मैंने HRA छोड़ा था, अगर आपने वहाँ पे यूज़र डिफाइन कर रखा है तो HRA आपको यूज़र डिफाइन करके एंट्री करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। तो अभी तो मैंने यूज़र डिफाइन हटा दिया था, इसलिए मैं बस सैलरी के मेंटेन करेंगे। तो सैलरी 1/4 से लेके 1/5 तक की हम सैलरी यहाँ पे एम्प्लॉय को दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, 1/4 से लेके 30/4 तक की हमें सैलरी देनी है। बट यहाँ पे अभी जो एजुकेशन वर्जन होने के कारण यहाँ पे एंट्री 30 तारीख की हो नहीं पाती, इसलिए हम 1/5 यानी एक दिन ज़्यादा की सैलरी यहाँ पे अभी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो एक दिन ज़्यादा की सैलरी यहाँ पे उसे मिलेगी, आप ध्यान रखें इस बात का। हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो कैटेगरी एम्प्लॉय चूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, तो मिस्टर राम। हम रिपोर्ट किससे करना चाहते हैं, नेम से या नंबर वाइज एम्प्लॉय के, तो हम नेम ही रखते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक उसकी सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है कि उसे इस महीने कितनी सैलरी मिलेगी। तो ध्यान से देखेंगे तो बेसिक सैलरी 10,000, जबकि हमने डिफाइन की थी 12,000, बट 2,000 रुपये कट चुकी है उसकी अटेंडेंस ना होने के कारण। DA देखिए कितना मिला, 500 रुपये। हमने वहाँ डिसाइड किया था, अब पता नहीं कितना किया था, जितना भी किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुका है। HRA मुझे ध्यान है मैंने 1,500 डिसाइड किया था, बट यहाँ पे 3,000 आया। तो जैसे मैंने बोला इसमें नेक्स्ट मंथ का भी ऐड हो चुका है, तो 2 महीने की ऐड हो चुकी है। तो अगर आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक करेंगे तो यहाँ 1,500 ही आएगा। ये पूरी सैलरी में एक दिन ज़्यादा है, तो नेक्स्ट मंथ का HRA भी यहाँ जुड़ गया है। ओवर टाइम 250, हमने 50 रुपये रखा था और इसने 5 घंटे ओवर टाइम किया, 250 रुपये इसके हो गए। PF इतना कटा, टैक्सेस इतने कटे और TA इतना उसको मिल गया। ये पूरा बन चुका है, इसे हम करेंगे सेव। अब ध्यान रहे ये सैलरी कैलकुलेट हुई है, पे नहीं हुई है, तो हम पे और कर देते हैं। पे करने के लिए F5 पेमेंट दबाएंगे, सैलरी पेबल चूज़ करेंगे। सारी सैलरी यहीं इकट्ठी हुई है 15,705.00। ओके, अब यहाँ पे चूज़ करेंगे एम्प्लॉय कैटेगरी, तो एम्प्लॉय, और यहाँ पे चूज़ करेंगे राम। अब यहाँ पे सारे एम्प्लॉय की सैलरी इकट्ठी होगी, तो जितकी जितनी हो वो सिलेक्ट करते हुए पे करते जाना। अभी एक ही एम्प्लॉय की सारी सैलरी है तो हम पूरा टाइप कर देंगे 15,750। बट जैसे मान लो यहाँ पे 40,000 है, तो राम का कितना है, मनोज का कितना है, सुरेश का कितना है, वो हम एंटर करते जाएंगे। और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे बैंक या कैश। मैंने अभी कैश मान लिया और इसको कर देंगे हम सेव। तो ये मैंने सैलरी पे कर दी। पे करने के बाद हम इसको पे स्लिप भी तो देना है, क्योंकि हर जगह पे स्लिप मांगी जाती है और एम्प्लॉय भी बोलेगा कि मेरी सैलरी तो 20,000 थी, आपने 15,000 क्यों दी। तो हम उसे पे स्लिप दिखा देंगे, उसमें उसकी सारी सैलरी डिफाइन है कि कितनी कितनी उसे मिली। तो पे स्लिप देखने के लिए हमें रिपोर्ट्स में जाना है, पेरोल रिपोर्ट्स, पे स्लिप, और यहाँ पे मिस्टर राम की ये आ चुकी पे स्लिप। इसको प्रिंट करेंगे Ctrl+P से, प्रीव्यू में चेक करेंगे और मैं आपको समझाता हूँ पे स्लिप कैसे दिख रही है। यहाँ पे ये देखिए, बेसिक सैलरी इसको मिली 10,000, जबकि मिलनी थी 12,000। कम क्यों मिली हम समझ गए, अटेंडेंस नहीं थी, एब्सेंट था ये। DA मिलना था 600, DA मिला 500। क्यों मिला, क्योंकि DA को हमने कैलकुलेशन टाइप में क्या रखा था वहाँ पे, अब वो हमें देखना पड़ेगा। शायद हमने रखा था कंप्यूटेड वैल्यू रखा था, तो 12,000 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, जितना भी हमने रखा था शायद 5% रखा था, तो 600 निकलता। बट वो अटेंडेंस उतनी हुई नहीं, तो 10,000 का निकाल दिया उसने 500 रुपये। HRA 3,000 रुपये मिला, जबकि मिलना 1,500 था। तो 1,500 ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि हमने अभी देखा, हमने नेक्स्ट मंथ का भी इसमें ऐड कर दिया। TA ओवर टाइम 250, ओवर टाइम तो मिलना कुछ भी नहीं था, बट इसने ओवर टाइम किया तो 250 अलग से मिल गया। TA मिलना था 4,650, तो 4,650 ही मिला, क्योंकि हमने इसको फ्लैट रेट पर रखा था, निश्चित दर पे। तो ये तो था मिलने वाला, ये था डिडक्शन, मतलब कटने वाला। ये अर्निंग थी, रिडक्शन है। PF कितना कटना था, 1,652। क्यों, क्योंकि सैलरी अगर 12,000 होती तो 1,652 कटता, बट सैलरी तो कम हुई तो इसलिए कम कटा 1,470। और टैक्सेस कटने थे 1,400, बट कटे 1,200। कुल मिला के 3,000 रुपये कटने थे, बट कटे 2,600। और इसी तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो 15,648 सैलरी जो थी वो मिलनी थी, बट मिली कितनी, 15,705। थोड़ी सी बढ़ के मिली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जो ऐड है मनी हो चुकी है। तो इस तरह से हम पूरी सैलरी कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको सैलरी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत लगेगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके नोट्स मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। GNV क्लासेस आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, डिटेल में हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं। और भी कोई दिक्कत है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।